वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। तो आज से हम एक नई सीरीज़ बिगिन करेंगे। हम 2019 यूपीएससी प्रीलिम्स के एमसीक्यूज लगाना शुरू करेंगे और 2019 से लेकर 2022 तक जितने भी हम 4 साल के 400 क्वेश्चंस का सेट है उनको एनालाइज करेंगे। उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी का एल्गोरिदम वर्क करता है और उस एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करेंगे। एक बात आप समझ लीजिए, अगर यूपीएससी के एमसीक्यूज के एल्गोरिदम को आपने एक बार पकड़ लिया ना, तो फिर आप जब फिर इन 4 साल की जो लर्निंग्स होगी हमारी इस सीरीज में, उन लर्निंग्स को जब आप 2023 का पेपर आए, चाहे अनकन्वेंशनल आए, चाहे 2024 का कन्वेंशनल आए, इन 4 साल की लर्निंग्स पे जो भी एल्गोरिदम बेस्ड लर्निंग्स होंगी, उनकी लर्निंग्स को जब आप अप्लाई करोगे खुद 2023 और 2024 को हम फिर से एक बार करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये 2 साल के तो लाइव किए जाएं और ये 4 साल के मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूं। तो जब भी आप 2023 और 2024 मेरे साथ लाइव करने बैठेंगे, इन चारों की सालों की लर्निंग्स देखने के बाद, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप बहुत ही कंफर्टेबली देखेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी पीवाईक्यूज के एल्गोरिदम्स और ट्रिक्स और टेक्निक्स लगाने से बहुत ही कंफर्टेबली आपका एग्जाम कंडीशन में भी जो जीएस का कट ऑफ है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। 100+ आपके श्योर शॉट होने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी स्टैटिक आता है, खास तौर से बस पॉलिटी और इकोनॉमी और थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट, इतने में हो जाता है। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं भी आता है ना, तो भी हो जाता है। बस ऊपर ऊपर से आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए, ब्रॉड थीम आनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। इसको कोई भी डाउट हो तो मल्टीपल बार आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप बार बार इसको रिपीट मोड में देखें और समझने की कोशिश करें कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। तो इसीलिए यहाँ किसी भी क्वेश्चन को मैं भगाने की कोशिश नहीं करूँगा। कोशिश करूँगा कि एक एक क्वेश्चन को इन डेप्थ तरीके से एनालाइज करें, मल्टीपल डायमेंशन से एनालाइज करें कि किस तरीके से एग्जाम कंडीशन में आपको सोचना है क्वेश्चंस को देख के, भले ही आपको उसके बारे में कुछ ना बताओ, ठीक है। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये 2019 का पेपर है। ये 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन आया था उस साल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है विद रेफरेंस टू मुगल रूल व्हाट इज आर द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार, ठीक है। अब जागीरदार एंड जमींदार, तो इतना तो पता है इन लोगों के पास भाई जमीन होती थी। तो इतना तो मूवीज वूवीज देख के भी पता चल जाता है कि ये लोग लैंड होल्डिंग इनके पास रहती थी, ठीक है, जिसके बेसिस पे ये लोग आज़ादी के बाद भी जागीरदार और ज़मींदार तो होते ही थे। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। जागीरदार वर होल्डर ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, ठीक है। तो हो सकता है भाई होता हो, इतना श्योर मैं भी नहीं हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर एज जमींदार्स वर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। अब आप देख रहे हैं यूपीएससी किस तरीके से जब किसी स्टेटमेंट को गलत बनाना होता है तो स्टेटमेंट किस तरह फ्रेम करता है। कहने जमींदार क्या है कि ऐसे लोग हैं जिनके पास रेवेन्यू राइट्स तो हैं लेकिन उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं, उनके पास कोई काम धंधा ही नहीं, विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी देन रेवेन्यू कलेक्शन। अब जमींदार तो ब्रिटिशर्स भी अपॉइंट करते थे, तो अगर जमींदार के पास कोई काम ही धंधा नहीं विदाउट परफॉर्मेंस, तो भाई इनको जमींदार अपॉइंट को क्यों करेंगे, ब्रिटिशर्स भी इनको अपॉइंट क्यों करेंगे, या मुगल रूलर्स भी अपॉइंट क्यों करेंगे। इतनी मक्कारी के लिए तो कोई किसी को जमींदार अपॉइंट नहीं कर। तो वो इतना श्योर शॉर्ट स्टेटमेंट गलत बनाएगा कि आपको ही पता चल। तो जैसा कि यहाँ देखते ही पता चल रहा है श्योर शॉर्ट गलत स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट को इजीली काटा जा सकता है विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट कि श्योर शॉर्ट वो गलत बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार वर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वर नॉट हैड। अब देखिए जमींदार का मतलब ही क्या हुआ कि जिसके पास जमीन है ना, तो उनके पुत्रों को, उनके उनके जितने भी किथ एंड किन्स हैं उनको जो ज़मीन है और उनके रेवेन्यू राइट्स हैं पास ऑन होते हैं। इसका तो नाम ही वही होता है ना भाई, ज़मीन है हमारे पास। तो अगर ये हेरिडिटरी नहीं है, उसके बच्चों को पास ऑन नहीं हो रहा है, तो फिर उसका नाम ज़मींदार क्यों होगा। तो नाम से ही पता चल रहा है ये गलत होने वाला है। ज़मींदार का तो मतलब ही हो गया ना कि जिनके पास पुरखों की ज़मीन है ना। तो फिर ये गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो लॉजिकल डिडक्शन से इस क्वेश्चन को एग्जाम कंडीशन में बनाया जा सकता है। अच्छा ये भी होता है कि अगर आप कभी प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो एग्जाम कंडीशन में एकदम से दिमाग काम नहीं करता है। तो हो सकता है पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन काम ना करे तो उस पर वापस आइएगा। एक समय बाद 2 4 5 मिनट के बाद दिमाग काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट गो में ना बने, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल समय वेस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर जाना है तुरंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स। अब हमें लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया पे
ध्यान देना है, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। अब लैंड रिफॉर्म्स पे फोकस कर रहा है, इस क्वेश्चन ध्यान से समझना है, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब देखिए ये एपिस्टोमोलॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दे दिया है हमें कोशिश करना है कि हमें आंसर में वही चीज ढूंढनी है, हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, द सीलिंग लॉस वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। यहाँ पे लैंड रिफॉर्म जैसा वर्ड नहीं मिल रहा है, ठीक, काट देते हैं। इधर देखते हैं, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म, मिला, एज इट इज वो वर्ड आंसर में आना जरूरी है, सबसे पहला ये तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ लैंड फॉर्म, यहाँ लैंड फॉर्म है, क्या कह रहा है, वॉज एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल। अब ऑल एक एक्सट्रीम में तो हो सकता है, सही हो सकता है ना, छोड़ देते हैं फिलहाल। इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप प्रेडोमिनेंट, देखिए नहीं है लैंड फॉर्म्स, काट देते हैं, मान लेते हैं कि ये गलत है। लास्ट देखते हैं, लैंड फॉर्म मिल गया ना। तो दो स्टेटमेंट है जहां पे एज इट इज लैंड फॉर्म्स वर्ड है, तो इसका मतलब आंसर यूपीएससी ने इसी में से किसी। अब ये समझने वाली बात है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एलिमिनेशन वो सब करते हैं, वो सब बातें आपकी सही हैं, लेकिन ये भी सीखना जरूरी कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आंसर में मिलनी चाहिए, ठीक है। ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कहीं मतलब नहीं जल्दी सीखने मिलती है। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशंस टू द सीलिंग लिमिट्स, कह रहा है कोई एग्जेम्पशन नहीं मिली। अब भाई फैमिली के हिसाब से अगर किसी की फैमिली बड़ी है, खानदान में 10 लोग हैं, तो उसके एग्जेम्पशन अलग होंगे, या किसी की एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा है उस हिसाब से कुछ तो एग्जेम्पशन होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि प्रॉपर्टी राइट्स और एग्रीकल्चर लैंड सब सब, या फैमिली वाला जो सिस्टम है, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, तो सबके लिए सेम ही हो, कुछ ना कुछ तो सबके लिए अलग प्रावधान होंगे, कुछ तो एग्जम्पशंस होता ही है, आज दिन तक भी होता है, उस जमाने की तो बात ही छोड़ दो, आज के दिन भी कुछ एग्जम्पशंस तो होता ही ना, कि अगर फीमेल्स के नाम है प्रॉपर्टी तो कुछ तो होगा, तो ये स्टेटमेंट तो लग ही रहा है गलत। ये वाला पढ़ते हैं, मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज टू प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल लैंडलेस। अब देखिए यहाँ भी एक्सट्रीम वर्ड है, ऑल लैंडलेस तो लग रहा है ये भी गलत है, लेकिन अब आप एसेंस को भी समझिए, लैंड रिफॉर्म्स क्यों आए थे, क्योंकि नेहरू जी ने आज़ादी से पहले सबको प्रॉमिस किया था कि जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है उन सबको आज़ादी के बाद लैंड दी जाएगी, ये वादा किया था, है ना, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने। अब उस सेंस में, उस एसेंस में इस स्टेटमेंट को पढ़िए कि मेजर एम, उद्देश्य क्या था लैंड रिफॉर्म्स का, कि जितने भी ऐसे लोग हैं, ऑल द लैंडलेस। भाई स्कीम तो ऑल के लिए बनती है ना, कोई स्कीम जब बनती है गरीबी हटाओ, तो ये कहा जाता है क्या कि 70% की गरीबी हटेगी, बाकी 30 की नहीं हटेगी। तो ये उस तरीके से जो चुनावी नारे होते हैं इसको उस तरह ट्रीट कीजिए। तो उस सेंस में जब आप देखेंगे, भाई अगर ये आयुष्मान योजना आएगी तो ऐसे बोलेंगे क्या कि खाली 50% गरीबों को देंगे, वो तो जितने गरीब हैं सबको देंगे ना, पुअर हाउस होल्ड, है ना, राशन देते हैं तो सारे ही गरीबों को देते हैं ना, 50 60 70% नहीं। तो उसी तरीके से अगर लैंड रिफॉर्म्स करेंगे तो भले करें ना करें, जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, जो रिटर्न में कागज में होगा, वो तो यही होगा ना कि इट विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द लैंडलेस। आप समझ रहे हो, तो इस लेवल पे जाके आपको एग्जाम कंडीशन में सोचना होगा, प्री में भी मेंस में भी, तब आपके क्वेश्चन बनना शुरू होंगे। ये ऑल देख के आप राइटली मत, आउट राइटली मत काट दीजिएगा, आप ये समझो कि गवर्नमेंट पॉलिसी का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि हम समाज के हर तबके के लिए कुछ करेंगे। तो अगर ये तो अच्छी चीज है ना लैंड रिफॉर्म्स, ये सबके लिए क्यों नहीं करेंगे ऑल। तो इसको जस्ट बिकॉज ऑल है एक्सट्रीम मान के नहीं काट देना है, इसको उस रेफरेंस में देखना है कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, और गवर्नमेंट पॉलिसी किसके लिए होती है, सबके लिए, ऑल, ठीक है, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। तो उस हिसाब से ये सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये तो फैक्चुअल स्टेटमेंट था, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात ही नहीं भाई, कि ग्लोबल कंपटीटिव रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो मेरे हिसाब से तो शायद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो चलिए इसमें तो कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चार्टर एक्ट, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हमें पता है, हमारे पॉलिटी में भी दिया है लक्ष्मीकांत, और स्पेक्ट्रम में भी दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट ट्रेड फॉर टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये तो बात सही है, एज इट इज वर्बटम उठ के आ रहा है, चाहे पॉलिटी से बोलो चाहे स्पेक्ट्रम से, दोनों जगह ये लाइन दे रखी, तो पहला तो सही है। asserted the sovereignty of British Crown over the Indian territories। अब ये लाइन कहीं स्पेक्ट्रम में या पॉलिटी में नहीं दी है, तो फिलहाल मैं इसको होल्ड पे रख देता हूँ, ठीक। थर्ड पढ़ते हैं, रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब एक बात देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म तो की, लेकिन उसका ट्रेड इन टी और चाइना तो अभी भी इंटैक्ट है।
ये काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही है। जबकि यहाँ क्या कह रहा है कि जितने भी रेवेन्यूज हैं वर नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो 1 और 3 एक साथ तो सही नहीं हो सकता ना। 1 और 3 एक साथ सही हो सकता है? यहाँ कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी चाय का व्यापार कर रही है और चाइना से ट्रेड कर रही। यहाँ कह रहा है कि सारा का सारा रेवेन्यू कौन देख रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये दोनों एक साथ नहीं जा रहे हैं, बात समझ रहे हैं? ये सही तो ये गलत, एक साथ सही नहीं। अब क्योंकि ये स्पेक्ट्रम में दे ही रखा है, पॉलिटी में भी दे रखा है, तो यही सही होने वाला है, तो ये क्या होने वाला है? गलत। आप लॉजिक समझ रहे हैं? क्योंकि ये सही होगा तो ये सही नहीं हो सकता, और ये अगर गलत हो गया थर्ड, तो अपने आप ही कौन सा स्टेटमेंट बना? 1 और 2। तो भले ही सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज पॉलिटी या स्पेक्ट्रम में नहीं दिया है, लॉजिकल डिडक्शन से ये बात समझ में आ जाती है कि 1 और 2। और यहाँ से ये भी समझा जा सकता है कि देखो, थोड़ी बहुत ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है वो इसको छीन रहा है, कौन? ब्रिटिश क्राउन छीन रहा है, तो इसीलिए वो असर्ट कर रहा है। पूरी तरीके से उसने नहीं ले ली अपने पास सोवरेनिटी, लेकिन असर्ट कर रहा है कि हाँ भाई, हम भी कुछ हैं और तुम बहुत ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। तो वो बस असर्ट कर रहा है अपनी सोवरेनिटी, ठीक है, जो कंपनी ने हेल्ड कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, जब भी कभी इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन आएगा, तो हमेशा यूपीएससी क्या करेगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उनका ग्लोरिफिकेशन करेगा। ये एक थीम होती है, इसमें लॉजिक मत देखना, याद मत करना कि ये चीज थी नहीं थी। इस थीम को पकड़ना कि इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर्स हैं, चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, सुभाष बोस, कोई भी हो, उनको ग्लोरिफिकेशन किया जाएगा, उनको अच्छी लाइट में दिखाया जाएगा, पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाएगा। क्योंकि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, वो कभी भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स को या फ्रीडम मूवमेंट को बैड लाइट में नहीं दिखाएगी, क्रिटिसिज्म के फॉर्म में नहीं दिखाएगी कि नेहरू जी ने ये गलत किया, नेहरू जी को ये नहीं करना चाहिए था। आप समझ रहे हो? तो वो इस तरीके से काम होता है। तो ये चीज मतलब हमारे बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट, तो स्वदेशी मूवमेंट तो हमें पता ही है, 1905 के आसपास आया था जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था। तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम क्या हो रहा था, चलिए देखते हैं। कह रहा है इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। कॉन्ट्रीब्यूट किया, ऐसा भी नहीं कह रहा है कि इसी ने किया, कंट्रीब्यूट किया बस रिवाइवल में। हो सकता है मेन किसी और कारण से रहा हो, और उसमें इसका भी योगदान रहा, मतलब समझ रहे हो, नेशनल मूवमेंट की चीज है स्वदेशी मूवमेंट, और उसको क्या कर रहा है यूपीएससी? पॉजिटिव लाइट में दिखा रहा है कि उसकी वजह से इंडिजिनियस तो आर्टिसन क्राफ्ट इंडस्ट्रीज हुई। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है। फिर क्या कह रहा है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एज। अब वैसे तो ये स्पेक्ट्रम में दे रखा है, लेकिन ये लैंग्वेज भी आपको समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी जब भी इस तरीके से बनाता है ना कोई चीज, was established as a part of, as a part of, इस लाइन को समझ लो, याद कर लो, घोट के पी जाओ। इस तरीके की भाषा का उपयोग यूपीएससी अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में जब जब करेगा, वो 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स सही होगा कि कोई चीज was established या used या performed या मतलब समझ लो कन्वीन्ड एज ए पार्ट ऑफ, एज ए पार्ट ऑफ जो होता है वो सही होता है। ठीक, 99 टाइम्स आउट ऑफ 100। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? सी। भले ही वहाँ कंफ्यूज हो जाओ, ये बात याद रखना कि नेशनल मूवमेंट और उसके लीडर्स को यूपीएससी क्या करेगा? ग्लोरीफाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, एक सेट पैटर्न है। जब कभी भी ये 3 ऑप्शन मैचिंग वाला क्वेश्चन आएगा, क्या? 3 ऑप्शन मैचिंग वाला, तो अगर ऑड ऑप्शंस 50% या उससे ज्यादा हैं, ऑड ऑप्शन मतलब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है तो ऑड, यहाँ पे कितने? 1 2 3, तो ये भी ऑड ऑप्शंस की संख्या जब भी 50% या उससे ज्यादा होगी, 50% ऑड है और 50% इवन है, तो ऑड ऑप्शंस की संख्या जब भी 50% या उससे ज्यादा होगी मैचिंग में, तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है ऑड ऑप्शन सही होने की। यानी या तो ऑप्शन 1 सही होगा या तो 1 2 3 सही होगा, ज्यादातर। वैसे तो पता है, नॉलेज है, तो बात सही, तो फिर तो बात ही अलग है। नहीं पता है तो उस केस में बता रहा हूं मैं, ठीक है, ऑड ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, तो ये तो भाई एज इट इज स्पेक्ट्रम में दिया महात्मा गांधी, तो ये तो हमें पता ही सही। ये क्या कह रहा है? ऑल इंडिया किसान सभा, ये भी एज इट इज स्पेक्ट्रम में दिया, और ये तो भी स्पेक्ट्रम में। तो ये इजी क्वेश्चन बन गया था उस समय के हिसाब से कि तीनों चीजें एज इट इज दे रखी थी, बहुत ही मतलब हाई प्रोफाइल चीजें हैं, कोई ऐसे भी नहीं कि कहीं पे एक मतलब ऐसा दे दिया नजर ना आए। ठीक है, तो तीनों ही सही था, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? 1 2 3। आप देख रहे हैं जब भी 3 मैचिंग वाला होगा तो ऑड ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट, हड़प्पन साइट नहीं है। अब देखिए कोट दीजी तो हम पढ़ते हैं कि है, तो कोट दीजी तो होगी, चन्हू भी हम पढ़ते हैं तो ये भी होगी, ये दोनों का आई एम नॉट श्योर। ठीक है, इतनी प्रोमिनेंट नहीं, ना सोहगौड़ा ना देसलपुर, स्पेक्ट मतलब नॉर्मल तो नहीं देखने को मिलेगी, तो आंसर इन्हीं दोनों में से कोई होगा। ठीक है, चन्हू है, कोट दीजी है। ठीक है, हड़प्पन साइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये 50-50 हो गया, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्क्रप्चर इंस्ट्रक्शंस इज रान्यो अशोक। अब ये रान्यो अशोक हमने कभी सुना नहीं, लेकिन ठीक है, मेंशनड अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रे ऑफ अशोक। ठीक, कंगनहल्ली, सांची, शहबाजगढ़ी, सोहगौड़ा, ये क्या है, सोहगौड़ा। कुछ दिखा, कुछ याद आया आपको, कुछ याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर पीछे पिछले ही क्वेश्चन में ये मिला था, सोहगौड़ा। चलिए देखते हैं, सोहगौड़ा था, देख रहे हो, और आगे भी क्या है, सोहगौड़ा। तो अगर दोनों बैक टू बैक ऑप्शन में यूपीएससी सोहगौड़ा दे रहा है तो इसका मतलब यूपीएससी ने गलती से तो नहीं दिया होगा, इसका मतलब यूपीएससी आपको हिंट दे रहा है या तो यहाँ या तो वहाँ, सोहगौड़ा दोनों में से किसी एक जगह सही होगा और किसी एक जगह गलत होगा। ठीक, अब एक बात, अगर, एक मिनट, अगर यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्क्रप्चर इज रान्यो अशोक मेंशन इन द स्टोन पोर्ट्रे ऑफ अशोक। अब यहाँ पे जो चारों साइट्स मेंशन है, जाहिर सी बात है वो अशोक के समय की हैं, है ना, क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल रहा है। ये चारों साइट्स अगर अशोक के समय की हैं तो इससे एक बात तो तय हो गया कि जो सोहगौड़ा है वो भी अशोक के समय का है। तो सोहगौड़ा यहाँ पे अगर अशोक के समय का है तो पीछे यही तो पूछा था कि कौन सी साइट इंडस वैली हड़प्पा सिविलाइजेशन की नहीं है, तो कौन सी साइट हड़प्पा की नहीं है, सोहगौड़ा, क्योंकि सोहगौड़ा किसके समय की है, सोहगौड़ा किसके समय की, वो तो अशोक के समय की। तो सोहगौड़ा अशोक के समय की है तो हड़प्पन साइट नहीं है वाला कौन सा हो गया, सोहगौड़ा। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, एक तरीके से सोहगौड़ा, क्योंकि ये हड़प्पन नहीं है, ये किसकी है, अशोक। एक बात, ये बात समझ में आया, तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ये ट्रेंड समझ लीजिए, क्योंकि 2019 के बाद 20 में, 21 में, 22 में हर साल ये ट्रेंड रिपीट होगा और इसको समझना बहुत जरूरी, 2023 में भी रिपीट होगा। ठीक है, इसीलिए अब ये बात हमें समझ में आ गई कि यहाँ सोहगौड़ा सही आंसर है। क्यों, क्योंकि आगे दे रखा है वो अशोकन साइट है तो ये हड़प्पन नहीं हो सकती। अब आगे चलते हैं, अब ये बात तो समझ में आ गई कि पीछे सही आंसर क्या है, सोहगौड़ा। तो दो दो बार तो यूपीएससी सोहगौड़ा सही ऑप्शन नहीं बनाएगा, तो इसमें हो ना हो सोहगौड़ा तो भाई सही आंसर नहीं हो सकता, भले वो अशोकन साइट हो, लेकिन हमें ये पता चल गया कि सोहगौड़ा सही आंसर नहीं। ठीक, अब रान्यो अशोक पे ध्यान देते हैं थोड़ा। अब हमने इतना ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब इतना ज़्यादा हिस्ट्री एनसीईआरटी सब कुछ पढ़ ली है, अपनी नॉलेज को अगर हम बैक करें, ट्रस्ट करें, तो हमने अशोक तो पढ़ा है, कहीं भी रान्यो अशोक जैसा शब्द नहीं टकराया। ठीक, सांची तो हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, अगर कहीं भी रान्यो अशोक होता तो सांची इतना प्रोमिनेंट साइट है, कहीं तो हमने हिस्ट्री में या पीवाईक्यू में पढ़ा होता, लेकिन कहीं भी सांची में तो रान्यो अशोक नहीं टकराया, तो इसका मतलब यहाँ तो नहीं होना चाहिए। भाई लॉजिक तो यही कह रहा है कि सबसे प्रोमिनेंट साइट कौन है, हमें पता है सांची, अशोकन साइट। अब सांची में तो हमने कहीं रान्यो अशोक नहीं पढ़ा, तो इसको काट देते हैं। ठीक, और ये हो नहीं सकता, तो बी कट गया, डी कट गया, अब दो ऑप्शन बचते हैं, शहबाजगढ़ी और कंगनहल्ली। अब देखिए होने को तो सभी कुछ हो सकता है, लेकिन अगर लॉजिक से चलना तो देखिए शहबाजगढ़ी एक इस्लामिक नाम लग रहा है, आप समझ रहे हो। बाद बाद में जो अफगानिस्तान में भी, अब बुद्धिस्ट तो था ही, बुद्धिस्ट बामियान वगैरह, लेकिन ये एक इस्लामिक नाम लग रहा है, और ये क्या है, रन्यू अशोक, अशोक तो बुद्धिस्ट थे। तो शहबाजगढ़ी मतलब हो भी सकता है, लेकिन अगर लॉजिक सही चलना है तो शहबाजगढ़ी एक इस्लामिक नाम लग रहा है, अशोक बुद्धिस्ट की तरफ इंक्लाइंड थे। तो अगर हमें इन दोनों में से ए और सी में किसी को चुनना होगा तो मैं किसको चुनूंगा, तो एग्जाम कंडीशन में मेरा पेन बढ़ जाएगा कंगनहल्ली की तरफ, और मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से कंगनहल्ली ही सही ऑप्शन था। अगेन नॉट श्योर, आई वॉज नॉट श्योर, बट अगर लॉजिकल डिडक्शन करोगे तो इसी हिसाब से करोगे ना, सोहगौड़ा तो पहले ही चला गया, सांची तो हमने इतना पढ़ा है, कभी टकराया ही नहीं यहाँ पे, शहबाजगढ़ी फिर उस हिसाब से इस्लामिक नाम हो गया, तो बुद्धिस्ट कौन सा होना चाहिए, कंगनहल्ली। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, विच ऑफ द अबव आर फीचर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म। देखिए अगर आपको पता है तो बात ही अलग है,
नहीं पता है तो किस तरह डिडक्शन करना है। अब इसको समझते हैं हम जरा महायान बुद्धिज्म में। कह रहा है कि यहाँ पे क्या क्या क्वालिटीज हैं कि डीटीफिकेशन ऑफ बुद्धा। डीटीफिकेशन आप समझते हो, जैसे भगवान राम की पूजा हो रही है डीटी के रूप में। डीटी मतलब, डीटी का मतलब ये होता है कि कोई ह्यूमन, एक ह्यूमन अवतार भगवान का, ठीक है, डीटी, वो डीटी हैं, डीटी के रूप में उनकी पूजा हो रही। तो अगर ह्यूमन अवतार किसी भगवान का होता है तो उनकी इमेज वर्शिप तो होती है। भगवान राम ने जन्म लिया था तो उनकी मूर्ति पूजा तो होती ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, इमेज वर्शिप। यहाँ पे क्या कह रहा है, डीटीफिकेशन। ठीक, किसी की पूजा हो रही है किसी व्यक्ति की, और बाद में कैसे हो रही है, इमेज वर्शिप भी हो रही है, उसकी मूर्ति पूजा। तो अगर किसी का डीटीफिकेशन हो रहा है तो उसकी इमेज वर्शिप तो होगी। तो ये दोनों ये कोरोलरी है कि नहीं, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, कोई भी हो। अगर डीटीफिकेशन होगा किसी भी भगवान का, बुद्ध तो छोड़ दो, डीटीफिकेशन अगर है, उसकी पूजा हो रही है तो उसकी इमेज वर्शिप भी होगी। ये तो होता ही है। तो यानी अगर 1 सही है तो 3 तो होगा, क्योंकि ये दोनों कोरोलरी हैं। अगर ये गलत होगा तो ये भी गलत होगा। बात समझ रहे हो? तो 1 और 3 दोनों ही गलत कर दो तो 2 ओनली जैसा कोई ऑप्शन तो है नहीं। 2 ओनली जैसा कोई ऑप्शन तो है नहीं कि 1 गलत तो 3 भी गलत, है ही नहीं 2 ओनली। तो यानी 1 सही तो 3 भी सही। अब 1 और 3 एक साथ कहाँ पे सही है, डी में बस। तो बस यही ऑप्शन है। देख रहे हो, 2 हमें नहीं पता तो भी हम इस ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये भी नहीं पता महायान में डीटीफिकेशन है कि नहीं, तो भी नहीं। अगर डीटीफिकेशन होगा तो इमेज वर्शिप भी होगी, अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। बस इसी सिंपल लॉजिक से हमारा ऑप्शन क्या आ गया, डी। ठीक, आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो और अप्रिशिएट कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर, और उसका कुछ मतलब उस समय का नाम भी होगा, विष्टी इन इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन में मैंने जैसा बताया, ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आंसर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहला देखते हैं। इट वॉज कंबाइंड एज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। हो सकता है सही हो सकता है ना हो, फिलहाल छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज टोटली एबसेंट इन मध्य प्रदेश। समझ रहे हो, यूपीएससी को जब आपको कोई स्टेटमेंट गलत बनाना होता है तो वो ऐसी लैंग्वेज आपके सामने प्रेजेंट कर देता है कि कोई समस्या ही ना हो। कह रहा है ही नहीं, टोटली एबसेंट इन मध्य प्रदेश एंड कठियावाड़ रीजन। भाई कौन जाके चेक करके आएगा कि किसी एक गांव के किसी एक कस्बे में भी ये नहीं हो रहा था। समझ रहे हो, यही गलत होने वाला है। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए। कह रहा है फोर्स लेबर वॉज एंटाइटल टू वीकली एजेस। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, फोर्स लेबर, तुम्हें फोर्स किया जा रहा है किसी चीज के लिए, मतलब जोर जबरदस्ती। आंसर में लैंग्वेज क्या है, फोर्स लेबर वॉज एंटाइटल्ड। अगर किसी को जबरदस्ती किसी काम के लिए फोर्स किया जा सकता है या किया जा रहा है तो क्या वो एंटाइटल वर्ड यूज होगा, इज ही और हर गेटिंग एंटाइटल्ड। आप समझ रहे हो, फोर्स लेबर और एंटाइटल्ड वर्ड क्या साथ साथ जा सकता है, क्या ये कोरोलरी हैं। लॉजिक पे तो बात ही छोड़ दो इस स्टेटमेंट की, क्या फोर्स्ड लेबर और एंटाइटल्ड वर्ड साथ साथ जाते हैं, नहीं जाते हैं ना। तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। खुद ही यूपीएससी आपको हिंट दे रहा है कि इसको भी काट दो। ठीक, अब 2 ऑप्शन बचे। एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबर वॉज सेंट एज ए फोर्स्ड लेबर। अब देखो भाई, किसी का एक ही बच्चा पैदा हुआ तो क्या वो उसको भेज देगा, क्या ऐसा कोई नियम है? हो सकता है किसी के 2 हुए हो तो वो उसके दूसरे वाले को भेजे, 3 हुए हो तीसरे वाले। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक फैक्ट, और फैक्ट को गलत करना आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलती है। अब फर्स्ट और डी को एवेलुएट करते हैं। क्या कह रहा है, इट वॉज कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, ए सोर्ट ऑफ टैक्स बाय पीपल। ठीक, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इस लैंग्वेज को रट लो, ए सोर्स ऑफ, ए सॉर्ट ऑफ। ठीक, अब पीछे किस क्वेश्चन में दिखाया था, जरा फिर से चलते हैं। अभी पीछे एक क्वेश्चन में मैंने कहा था कि ये लैंग्वेज पढ़ लो, दिख रहा है एज ए पार्ट ऑफ, दिख रहा है, सही हो रहा था। ठीक, इसी पेज में 3-4 क्वेश्चन के बाद ही फिर से आपको रिपीटिशन दिख रहा है, ए सोर्स ऑफ, ए सॉर्ट ऑफ। यानी यूपीएससी इस टाइप के स्टेटमेंट जब लिखती है तो इसका मतलब वही ऑप्शन क्या होता है, सही। ये होती है पीवाईक्यू एनालिसिस, और ये आपको पकड़नी है कि इस तरीके की लैंग्वेज यूपीएससी जब फ्रेम कर रहा है मतलब वही सही ऑप्शन है। ठीक है, आई होप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्डिंग कल्याण मंडप। अब ये तो भाई एनसीईआरटी में दे ही रखा है तो अब इसकी तो ज्यादा क्या बात करें, मेरे ख्याल से तो ये तो स्पेक्ट्रम में भी दे रखा है।
होता है हर साल मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन विजयनगर के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हिस्ट्री के समझ लीजिएगा, क्योंकि मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ये यूट्यूब में कहीं डिस्कस नहीं किया जा रहा और आपको कोई समझाएगा भी नहीं। इस बात को समझ लीजिएगा, लाइन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके 4-5 साल के हिस्ट्री के, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज अमिल। ठीक, नहीं पता, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो दिल्ली सल्तनत का है वहां पे ये है। दूसरा क्या कह रहा है, इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। ठीक, तीसरा कह रहा है ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मीर बख्शी पे फोकस है, ठीक है। अब एक बात को समझिएगा, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट तो भाई चलो ठीक है कि कह रहा है इक्ता सिस्टम जो है सुल्तान ऑफ दिल्ली का वो एंशियंट है। अब इक्ता सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक इस्लामिक नाम है। अगर इक्ता सिस्टम इस्लामिक ओरिजिन का साउंड कर रहा है तो ये एंशियंट इंडिजीनियस तो हो नहीं सकता है। हमारा तो वैदिक पीरियड था पहले, तो वैदिक पीरियड में तो संस्कृत के टेक्स्ट थे, उस समय तो संस्कृत ही थी ना, गुप्ता पीरियड तक में भी संस्कृत चल रही थी। तो इक्ता सिस्टम एंशियंट कैसे हो सकता है अगर इसके नाम का ओरिजिन ही इस्लामिक सा लग रहा है? तो ये तो चलो इजीली काटा जा सकता है, या मान लो ये नहीं भी बन रहा है। अब एक बात मुद्दा समझिएगा, पहले और तीसरे स्टेटमेंट में कुछ सिमिलर तरीके की बात हो रही है। ठीक, अब इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे? यहाँ पे कह रहा है कि इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज अमील, और कह रहा है ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग रेन ऑफ खिलजी सुल्तान। अब यहीं पे खेल है और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लगातार 4-5 साल पे आए हैं, समझिएगा। जब भी इस टाइप के 2 क्वेश्चंस होंगे कि यहाँ पे भी कह रहा है दिल्ली सुल्तान से रिलेटेड कोई बात है, यहाँ भी दिल्ली सुल्तान से रिलेटेड कोई बात है, लेकिन जो स्टेटमेंट यूपीएससी जितना ज़्यादा स्पेसिफिक बनाएगा वो उतना गलत, क्योंकि स्पेसिफिक क्या होते हैं, फैक्ट्स, और फैक्ट्स क्या होते हैं, गलत। और जो स्टेटमेंट यूपीएससी जितना ज़्यादा जेनेरिक बनाएगा वो उतना ही सही। ठीक, ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको याद रखना है, जितना स्पेसिफिक उतना गलत, जितना जेनेरिक उतना सही। अब स्पेसिफिक और जेनेरिक क्या है ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिर्फ दिल्ली सल्तनत की बात हो रही, कि दिल्ली सल्तनत के पीरियड में, अब दिल्ली सल्तनत में आपको पता है 5 वो सब आ जाएंगे, उसमें तुगलक भी आएगा, उसमें खिलजी भी आएगा, उसमें स्लेव भी आएगा, सब आ जाएंगे। ठीक, तो बोल दिया पूरे दिल्ली सल्तनत को लपेट दिया, और उसमें से कि रेवेन्यू कलेक्शन वाले को अमील कहते थे। तो ये है, यहाँ कह रहा ऑफिस ऑफ मेयर बख्शी कब आया, स्पेसिफिक कर दिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी, जो खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली सुल्तान में तो है ही है, दिल्ली सुल्तान में भी जो 5 डायनेस्टीज है उनमें भी स्पेसिफिक कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ खिलजी में आया। यहाँ क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट मोर जेनेरिक पूरे दिल्ली सल्तनत, यहाँ क्या है मोर स्पेसिफिक खिलजी। तो जहां पे भी मोर स्पेसिफिक बात होगी वो होगा गलत, जहां पे भी जेनेरिक बात होगी या लेस स्पेसिफिक होगी दोनों स्टेटमेंट में वो होगा सही। और ये एक ट्रेंड है जो बार बार रिपीट होगा, इसको आपको पकड़ना है, ठीक है। तो उस लॉजिक से पहला सही होगा तीसरा गलत होगा, तो पहले तो मैं तीसरा ही उड़ा देता हूँ, तीसरा ये उड़ा दिया। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट में अपने आप आपको पहला सही मिल रहा है, क्योंकि वो फ्रेम ही ऐसा है, या तो पहला सही होगा या तो तीसरा सही होगा। दोनों जगह ये लोग कुछ कर रहे हैं सुल्तान ऑफ दिल्ली, या तो ये सही या तो ये सही। ठीक, अब कौन सा सही है, जहां पे जेनेरिक बात होगी, कौन सा गलत है, जहां पे स्पेसिफिक बात होगी। ठीक है, अब हमें पता है कि सेकंड तो गलत ही होने वाला, तो यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा 1। ठीक, इस बात को पकड़ लीजिएगा, इस पैटर्न को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भाई ये तो यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें टाइम ही नहीं लग रहा है। सेंट निम्बरका वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। भाई हमें पता भी नहीं सेंट निम्बरका क्या है, पता करने की भी जरूरत नहीं। यूपीएससी के एग्जाम में जब भी कोई पूछा जाए कि कोई किसी का कंटेम्प्रेरी है, 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स गलती होना है। आपकी किस्मत खराब है तो कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन आपका कट ऑफ गिरा देगा एग्जाम में, आपका सिलेक्शन नहीं रोकने वाला है। एक बात, दूसरी बात, अब वो पूछ रहा है सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सर हिंदी। यूपीएससी के एग्जाम में मेरे भाई और बहनों, कभी भी कोई भी किसी से ग्रेटली इन्फ्लुएंस नहीं होता है। इन्फ्लुएंस तो हो सकता है, एक बार को यहाँ वो लिख दे कि सेंट कबीर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो हो भी जाएगा, चल भी जाएगा। लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में कोई किसी से ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो सकता। यूपीएससी के एग्जाम में रियल लाइफ में हो सकता है,
तो इस बात को ध्यान रखना कि कभी किसी का कोई कंटेम्पररी नहीं होगा, ग्रेटली इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मच ग्रेटर नहीं होगा। ग्रेट कभी आ जाए कि एक्स चीज इज ग्रेट, आप पूछ ले एक्स चीज इज मच ग्रेटर देन वाई, नहीं हो सकती। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखना बस। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या बन जाना चाहिए, इसका ऑप्शन बन, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी वाला। ठीक, दोनों स्टेटमेंट गलत है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये वाला, विद रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। यहाँ पे कोई फ्रीडम मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट का ग्लोरिफिकेशन नहीं होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, यानी कि अब ब्रिटिशर्स को गाली दी जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट ही क्या बना दिया है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो फिर हम क्या करेंगे, उनको भर भर के गाली देंगे। जिस स्टेटमेंट में उनको गलत रूप में दिखाया जाएगा वो सही, जिस रूप में उनको अच्छे रूप में दिखाया जाएगा वो गलत। ठीक, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द अबॉलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंटर्ड लेबर। अब एक बात समझिए जरा, महात्मा गांधी को यूपीएससी किसी स्टेटमेंट में क्रिटिसाइज करेगी, करेगी नहीं कर सकती। एक बात, अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो मतलब यूपीएससी एक तरीके से क्या कहना चाह रही है आपसे, कि महात्मा गांधी का कोई रोल ही नहीं है ये इंडेंटेड लेबर को खत्म करने में। अगर उनका एबॉलिशन हुआ है इंडेंटेड लेबर का, तो उसमें महात्मा गांधी का कोई रोल ही नहीं है, और यूपीएससी ने उनका मजाक बनाने के लिए आपको स्टेटमेंट दी है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, यूपीएससी हमेशा फ्रीडम मूवमेंट और नेशनल लीडर्स का ग्लोरिफिकेशन करेगी। वो महात्मा गांधी तो सबसे ही ऊपर है उन सब में। ठीक, भले आपको सही लगे ना लगे, लेकिन महात्मा गांधी को यूपीएससी कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल वे में नहीं दिखाएगी। इसलिए नहीं दिखाएगी कि अरे उनका तो कोई रोल ही नहीं था लेबर, स्टेटमेंट आ गया है तो अब उनका रोल हो चाहे ना हो, यूपीएससी का एग्जामिनर उस स्टेटमेंट को सही ही बनाएगा। बात समझ रहे हो, इस चीज को पकड़ना बहुत जरूरी। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सही। एक और चीज शुरू में मैंने बोली कि जब भी तीन स्टेटमेंट वाला आएगा तो तीनों तो सही नहीं होंगे, और ये भी पता चल गया पहला तो सही होना है तो सी भी नहीं हो सकता। ठीक, तो ये भी काट दो। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड्स वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑफ रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। अब भाई ये एक फैक्ट है, फैक्ट गलत हो सकता है लेकिन हो सकता है आपको पता हो ना पता हो। तीसरे पे आओ जरा पहले, कॉन्सिक्वेंट अपॉन ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स। ठीक, अब जरा मेन चीज पे आओ, ये भी एक फैक्ट है, हो सकता है आपको पता हो ना पता हो। यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। वो ये भी कह सकता था इट वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय ब्रिटिश रूलर्स। कॉलोनियल क्यों लिखा है, आपको हिंट दे रहा है कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल गलत था, गंदा था, और उसको गाली देनी है। यहाँ पे उसी मंशा से उसने आपके लिए ये कॉलोनियल रूलर्स लिखा है। यानी जब भी कुछ बुरा दिखाया जाएगा, बैड लाइट में दिखाया जाएगा, तो वो ऐसी भाषा यूज करेगा कि देखो ये कॉलोनियल रूलर्स थे इसलिए ये सब गलत गलत गंदा गंदा करते थे। अब इस पर्सपेक्टिव में स्टेटमेंट को पढ़ो कि कॉन्सिक्वेंट अपॉन ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्ट लॉ तोड़ दिया था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही डिक्लेयर कर दिया इलीगल। किसने, इन कॉलोनियल मास्टर्स ने। ब्रिटिश रूलर्स भी लिख सकता था, जानबूझ के कॉलोनियल रूलर्स लिख रहा है। वो हिंट दे रहा है कि इनसे नफरत करो, करते रहो, और इनके इस स्टेटमेंट को सही मानो कि हाँ भाई ब्रिटिश रूल है तो वो गलती करेगा, गंदगी करेगा, तो उसने तो ऐसी हरकत की ही होगी। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, और एक बात और है, महात्मा गांधी के बारे में दो स्टेटमेंट दे दिए, तो ये तो मैं बार बार रिपीट करते आ रहा हूँ 2024 से कि किसी एक टॉपिक पे वो दोनों स्टेटमेंट को सही नहीं बनाएगा, दोनों को गलत नहीं बनाएगा, एक सही बनाएगा एक गलत, तो यही वाला स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, गलत। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा है, सारे रूल्स परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन मैचिंग वाला आया। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी तीन मैचिंग वाला आएगा तो अगर ऑड ऑप्शन 50% या उससे ज़्यादा है तो ऑड ऑप्शन ही सही होगा। तो यहाँ पे ऑड ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे तो 3 3 है, तो यानी कुछ भी हो जाए बी तो नहीं होने वाला है भाई, इतना तो मुझे पता चल गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबर, भाई नहीं पता, ये तो ना मैंने पढ़ा है ना देखा है ना सुना है, तो नहीं पता। दूसरा देखते हैं, केसी नियोगी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए ये स्टेटमेंट कभी गलत नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 280 या 290 से ज़्यादा मेंबर चुन के गए थे।
अब आपको लग रहा है यूपीएससी का एग्जामिनर इतना डिलीजेंट और डेडिकेटेड है कि वो 290 मेंबर्स की लिस्ट पढ़ेगा और उनमें से छांटेगा कि अच्छा ये 290 के अलावा जो एक कहीं है वो मैं कहीं से ढूंढ के लाऊं और एग्जाम में डाल दूं और उसको गलत बना दूं। इतनी मेहनत तो कोई भारतीय तो नहीं करेगा, यूपीएससी नहीं वाली। आप समझ रहे हो? तो ये कॉमन सेंस वाली बात होती है कि यूपीएससी का एग्जामिनर इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करेगा कि वो 250 200 300 नाम पढ़े और उसमें से भी कोई एक नाम ना हो ऐसा कहीं ढूंढ के लाए और आपसे एग्जाम में पूछ दे। तो ये स्टेटमेंट तो हर हाल में सही ही होना है। अब दूसरा स्टेटमेंट जब भी सही होगा तो ऑप्शन इस हिसाब से डेकअप है कि दूसरा सही है तो मतलब बाय डिफॉल्ट पहला भी सही ही होगा, क्योंकि यहाँ 1 और 2 है, 1 2 और 3। तो दूसरा अगर सही तो 1 भी सही, तो ये भी पता चल गया सही होना है। ठीक। अब हमने क्या पढ़ा है कि भाई जब भी ये ऑड ऑप्शंस की संख्या 50% से ज़्यादा होती है तो ऑड ही सही होता है। अब अगर हमें पता है 1 2 सही होना है और ऑड ऑप्शन सही होना है तो 1 2 के साथ ऑड ऑप्शन कौन जा रहा है? डी। तो अगर आपको पता हो ना पता हो, पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी के कम्युनिस्ट पार्टी के थे, तो भी ये आंसर बन जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि रूल्स वर्क कर रहे हैं। अब ऐसे जनरल सेक्रेटरी थे कि नहीं नहीं पता, बट हाँ इतना तो मैंने पढ़ा था कि पीसी जोशी हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड। जनरल सेक्रेटरी मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये रूल्स पता है तो फिर पता चल गया कि हाँ भाई डी बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यही होती है एल्गोरिदम जो आपको पकड़नी है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू मियां तानसेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए भाई मियां तानसेन से रिलेटेड पहला, तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्पर अकबर। अब भाई ये तो एक फैक्ट है, हो सकता है वो उसने पता नहीं कितने एम्परर्स को सर्व किया हो। पहले तो वो मध्य प्रदेश में किसी राजा के अंडर में था, हो सकता है उसी ने दिया हो, है ना। अच्छा पूछा क्या, नॉट करेक्ट। तो भाई ये नॉट करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी में सबसे आगे है फिलहाल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही आंसर है, बाकी भी देखते हैं। तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो भाई कि यही होगा, अगर वो सिंगर है तो उसका काम क्या है, ध्रुपद बनाना। और किस पे बनाएगा वो, मतलब हिंदू आइडेंटिटी का था तो वो हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस पे ही तो बनाएगा। बनाया तो होगा ही ना, एक बनाए, दो बनाए, तीन बनाए, कुछ तो बनाया होगा। तो इस बात को तो नहीं काटा जा सकता ना। तो ये तो बात सही लग रही, हमें तो गलत बताना है, इसको काट दो। तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पेट्रन्स। पेट्रन्स मतलब अपने राजाओं के लिए। तो हाँ भाई राजा को खुश नहीं करेगा क्या? अब पेट्रन्स मतलब चाहे अकबर हो चाहे उससे पहले वाले हो, तो ये तो किया ही होगा, तभी तो दरबार में है, तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? काट दो। तानसेन इन्वेंटेड मेनी राग्स। अब एक एक बनाए, दो बनाए, तीन बनाए, वो छपी हो ना छपी हो, फॉलो हुई हो, इस चीज को कोई काट कैसे सकता है? किसी ने किसी किताब में तो वर्णन किया ही होगा उसका। अब तो हिस्टोरियंस भी बोल दिया जाता है कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते हैं, तो इस बात को कहाँ तक यूपीएससी मतलब गलत साबित कर पाएगी? सारी हिस्ट्री बुक्स पढ़ लिया है क्या यूपीएससी के एग्जामिनर ने? तो ये तो नहीं गलत हो सकता। तो बाय डिफॉल्ट अब क्या बचा, यही कि हो सकता है कि ये जो अकबर है, अकबर ने ना दिया हो, इससे पहले के जो राजा है उसने दिया हो, जिसके पास ये काम करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नहीं पता, लेकिन भाई क्या करें, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स शिफ्टेड एम्फोसिस फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम। भाई इतना प्यार तो जहांगीरी को था, आपको पता है, पेंटिंग वेंटिंग चित्रकला वो सब में वही बहुत ज्यादा मतलब पागल आगल था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट एल्पाइन जोन। अब देखिए ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है कि कौन सा नेशनल पार्क कंप्लीटली, अब देखिए मानस नेशनल पार्क तुम्हें पता है आसाम में है, ठीक है। न्योरा वैली मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर बट शायद मेघालय में है, ठीक। न्योरा वैली मेघालय में, नामदफा अरुणाचल में। तीनों में कॉमन क्या है, ये तीनों तो नॉर्थ ईस्ट के हैं, है ना। ये वैली ऑफ फ्लावर्स का है, उत्तराखंड। आपको दिख रहा है 2024 में या 23 की वीडियो में आप देखिएगा मैंने क्या बात की थी, या तो एग्जॉटिक ऑप्शन या ऑड वन आउट। ये तीनों नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो भाई चौथा भी, अगर ये पीसीएस का एग्जाम होता तो पक्की बात है चौथा ऑप्शन भी नॉर्थ ईस्ट का होता, लेकिन ये यूपीएससी का एग्जाम है। तो यूपीएससी क्या करता है, आपकी लाइफ आसान बनाता है, एनालिटिकल पावर। ऑड वन आउट का ऑप्शन हो गया, ये तीन नॉर्थ ईस्ट के हैं, ये उत्तराखंड का है, तो इसका मतलब उसने उत्तराखंड वाला ऑप्शन ही सही दिया होगा। बस बात खत्म हो गई। ठीक, मुझे भी नहीं पता, इतना किसी को नहीं पता होता है। देखो बहुत ही ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट ऑप्शनल तो बात अलग है, वरना किसी को नहीं पता होता। ऑड वन आउट किया, आंसर आ जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, अटल इनोवेशन मिशन इस, अब भाई ये तो आसान है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन 21 जून, अब आप देख रहे हो 2024 में 21 जून का सवाल आया था, ठीक।
और 2022 में भी आया है, 2019, 22, 24 आप देख रहे हो। तो ये करके जाते हो तो फिर आपकी लाइफ आसान हो जाती है भाई। इसका फंडा क्या होता है कि इस दिन के बाद सन जो है इक्वेटर के ऊपर चला जाता है। इक्वेटर के ऊपर जाएगा तो इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, 12 घंटे से ज्यादा का दिन होने लगता है। बस यही फंडा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं। सन जो है डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्टिक। डज नॉट सेट, तो भाई यही है कि यहाँ पे सन जो है सेट नहीं होता है बिना होराइजन, सेट ही नहीं होता है 12 घंटे वाला। तो हो गया, बस यही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। बार 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 उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, इसी कॉन्सेप्ट पे 2024 में आया था, इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वॉज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड मतलब वेस्ट में, वेस्ट में वहां पे डोमेस्टिकेट हुआ और फिर इंट्रोड्यूस्ड इन द ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड कौन है, हम भाई, हमारी सभ्यता है ना 2500 साल पुरानी, हड़प्पा वाली, भूल मत जाना। ये मत सोचना कि 1947 में आजाद हुए हैं। एंशियंट हिस्ट्री हमारी 2500 साल पुरानी है। यूएस तो अभी 250 साल पहले खोजा गया है, ठीक है। तो हम ही हैं ओल्ड वर्ल्ड। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जो चीज न्यू वर्ड से हमारे ओल्ड वर्ड में आई हो, तो टोबैको तो हमें पता है पोर्चुगीज लाए, तो ये तो न्यू वर्ड से और इसमें आया, ये तो बात सही है। कोकोआ रबर का वी आर नॉट श्योर, चलो फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरे में हो टोबैको तो हाँ बाहर से आया, लेकिन कॉटन, भाई कॉटन तो हड़प्पा से मेंशन है, ये तो एनसीईआरटी में मेंशन है, या तमिलनाडु बोर्ड की कॉपी में भी मेंशन है, वो किताब में मेंशन है मेरे ख्याल से। ये तो पीवाईक्यू में भी आया है, अगर आप हिस्ट्री के करोगे तो उसमें ये कॉटन, व्हीट, राइस, ये तीनों चीजें तो मेंशन है। अरे थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ोगे प्रतीक नायर सर के वीडियोस तो वहां भी दे रखा है ना कि कहीं कहीं तो वो वीट और वो सब हम लोग स्टोर करके रखते थे, वीट और राइस। तो ये तो हमें पता है, कॉटन, वीट, राइस ये सब तो हमारे पास पहले से ही होता था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये कहाँ से वहां से आएगा न्यू वर्ड से, ये तो हमारे ही पास था। तो वही कॉटन तो हमारे पास पहले से, वीट, अच्छा यहाँ वीट भी दे रखा है तो ये भी हमारे पास पहले से, बल्कि राइस भी पहले से, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। तो आंसर यही होने वाला है, ए। दूसरी बात, रबर का तो मुझे नहीं पता था। कोकोआ, अब देखिए ये कोई जनरल वर्ड नहीं है, ठीक है। कोई भी यूपीएससी का एग्जामिनर एकदम से उसको सपना नहीं आने वाला है कि मैं कोकोआ वर्ड डाल दूं इसलिए कि उसको गलत बना देता हूं। इतना एग्जॉटिक ऑप्शन अगर उसने आपके लिए क्वेश्चन पेपर में डाला है तो इसका मतलब है वो सही ही होने वाला है। ये जो एग्जॉटिक ऑप्शन का ट्रेंड है ये भी आपको पकड़ना होगा। कोई भी एग्जामिनर इतना मेहनत करके सोच सोच के कोकोआ नहीं डाल देगा कि मैं उसको गलत बना देता हूँ। उसने इतनी मेहनत की है तो वो इसीलिए की क्योंकि कोकोआ जो है सही ऑप्शन होने वाला है। और ये ट्रेंड रिपीट होगा 2024 तक में भी, मैं दिखा चुका हूँ, कम से कम 4 क्वेश्चन इस लॉजिक से सही हो रहे थे, ठीक है। तो इस ट्रेंड को भी हमें कैप्चर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं भाई। 3 स्टेटमेंट वाला है लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए। एशियाटिक लायन नेचुरली फाउंड इन इंडिया, नेचुरली फाउंड इन इंडिया, नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ठीक। तो अगर सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट्स होते हैं तो हमें पता है भाई, एक बात तो पता है कि तीनों स्टेटमेंट कभी सही नहीं होते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये कि डी उड़ा दो। अब ऑप्शन यहीं कहीं में से कुछ होगा। अच्छा ये भी देखो कि ऑड ऑप्शन वाले, फिर से देखो 1, 2, 3, 4 में से 3 ऑप्शन ऑड वाले हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं यूपीएससी का एग्जामिनर हिंट दे रहा है कि ये ऑप्शन तो सही नहीं होना चाहिए। एनीवे मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल इसी तरह सोचो, ये तब होता है जब बिल्कुल गैस ना लग रहा हो तब। लेकिन इस तरह भी एग्जाम में सोचना चाहिए आपको जब कहीं कुछ न लग पा रहा हो। ये सेकेंडरी गैसेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो नॉर्मल होता है, कॉमन सेंस। तो भाई एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब किसी को पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो भाई ये उसमें स्टैटिक में दे रखा है, कहाँ पे, गिर नेशनल फॉरेस्ट गुजरात, तो वहां पे दे रखा है, ये सही है। अगर किसी को नहीं भी पता तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, डबल हम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब भाई ऊंट कहाँ होता है, रेगिस्तान। तो ये खाड़ी के जो देश हैं 6-7, यूएई, सऊदी अरब, ये क्या है, खाड़ी के तो देश हैं, यहाँ पे ऊंट ऊंट है कि नहीं। तो यहाँ ऊंट है तो फिर ये खाली इंडिया क्यों लिखा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। अगर ये गलत हो गया तो बी काट दो, डी काट, तो देख रहे हो आसान हो गया। नीचे आओ, वन हॉर्न राइनासोर्स इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब भाई वन हॉर्न राइनासोर्स खाली इंडिया में क्यों हो रहे हैं। इंडिया तो अब है, इंडिया एक समय पहले तक, आज़ादी से पहले तक, ये क्या नाम है पूरा, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, जब ब्रिटिशर्स के अंडर में था, म्यांमार हो गया, ये सब भी तो इंडिया का पार्ट था। तो क्या यहाँ नहीं हो सकता, इंडिया की ही तो पार्ट था ये सब। 47 के बाद ही तो डिवीजन हुआ है। तो अगर इंडिया में तो यहाँ कहीं भी हो सकता है कि नेपाल में हो, भूटान में हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, कहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट के गलत होने की प्रोबेबिलिटी तो बन गई, तो इसको भी काट दो। एशिया, अब सब तो गलत नहीं होगा ना, एक तो सही होगा ही, नन तो ऑप्शन है नहीं। और ये हमें पता है स्टैटिक नॉलेज से कि वहां भी दे रखा, नहीं भी पता है तो कॉमन सेंस से तो भाई इतना तो आ ही गया कि ये एलिमिनेट कर दिया।
अगर हमने देखिए 2 एलिमिनेट कर दिया जो कि नॉर्मल है, तो हमें ये पता चल गया ना 1 तो सही है नहीं, होना ही है, क्योंकि ए में भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई। ये तो गलत हो सकता था ना लॉजिक से, तो बन गया। ठीक है, और वैसे भी आप देखोगे कि ऑड ऑप्शन मोर टाइम्स दिए, तो ऑड ऑप्शन ही सही होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से मैचिंग वाले हैं, लेकिन इस बार ऑप्शन कौन से हैं? इवन वाले। तो देखो यहाँ लॉजिक क्या होता है, मैं क्यों देखते ही तीनों काट देता हूँ, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम में क्या कहता है, इवन ऑप्शन 3 बार है, 1 2 3, ऑड ऑप्शन 1 बार है, तो इवन ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इवन ऑप्शन ही सही होगा। ये एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम, इस एल्गोरिदम को पकड़ना जरूरी है। सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं इसको काटता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पंदरपुर चंद्रबाग, भाई नहीं पढ़ा ना, पता है, ठीक है, ऑनेस्ट बता रहा हूँ। तिरुचिरापल्ली कावेरी नहीं पता ना पढ़ा है। हम्पी मालप्रभा, अब देखिए हम्पी किससे रिलेटेड है? विजयनगर, विजयनगर फेवरेट सब्जेक्ट है उसका। अब हम्पी रिवर जब भी मेरे दिमाग में आएगा तो मेरे दिमाग में आएगा विजयनगर। अब विजयनगर आएगा तो मैंने जितनी रिवर्स पढ़ी है उनमें एक थी, मेरा ख्याल है भीमा, तुंगभद्रा, कृष्णा या मूसी, यही 4 पढ़ी हैं। मालप्रभा तो नहीं पढ़ी है। विजयनगर के चैप्टर में जो 4 नदियां हमने पढ़ी हैं, जैसा कि मैंने कहा, भीमा, ये तुंगभद्रा, है ना, कृष्णा और मूसी, यही 4 पढ़ी, तो वो तो है नहीं, तो इसका मतलब हो ना हो कि आंसर यहीं से निकलना होगा, क्योंकि विजयनगर को ही ध्यान में रख के उसको ऑप्शन को सही या गलत बनाना होगा। तो अगर इसको गलत मार दें, जो कि बनता आ रहा है, तो आंसर भी निकल आएगा। यानी वो इन दोनों से रिलेटेड पूछ ही नहीं रहा है, उसको बस ये देखना था आपको विजयनगर से वाले की इंपॉर्टेंस का पता है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि भाई जितना पढ़ा है उस हिसाब से तो ये गलती है। तो ये अगर थर्ड गलत है तो ऑप्शन क्या हो जाने वाला है? ए। बात समझ रहे हो? ये होता है उसका लॉजिक, क्योंकि वो विजयनगर से रिलेटेड आपसे सवाल पूछना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ साइरस क्लाउड्स? ठीक है, क्लाउड थिनिंग टेक्निक है ये, साइरस क्लाउड्स थिनिंग टेक्निक, एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल इनटू एटमॉस्फेयर। अब किस लिए ये हो रहा होगा? क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? क्रिएटिंग आर्टिफिशियल रेन्स इन सम रीजन। भाई आर्टिफिशियल रेन में क्या यूपीएससी के एग्जामिनर को कोई इंटरेस्ट है? और कभी किसी पीवाईक्यू में ये ऑप्शन सही हुआ? मुझे तो नहीं लग रहा, तो ये तो पता चल रहा है ये नहीं होने वाला है। रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन में भी, चलो आगे देखते हैं। रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड ऑन अर्थ में भी। नेक्स्ट देखते हैं, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, और हमें पता है यूपीएससी एनवायरनमेंट की तरफ बायस्ड है, तो किसी भी एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन में कोरल या तो मरीन इकोसिस्टम पे आ जाए बात, या ग्लोबल वार्मिंग पे आ जाए, तो हमेशा यूपीएससी का एग्जामिनर का जो बायस होता है, जो टिल्ट होता है, वो किस तरफ होता है? या तो मरीन इकोसिस्टम पे होता है या ग्लोबल वार्मिंग पे होता है। ठीक है, तो अब ये देखते ही पता, क्योंकि पीवाई भाई यूपीएससी का एक ट्रेंड भी तो है पीवाईक्यू का, तो देखते ही पता चल गया कि इस तरफ जा रहा है वो। ऐसे ही कभी डब्ल्यूटीओ आ जाए, यूरोपियन यूनियन आ जाए, उसका झुकाव है इस तरफ, तो वही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये तो भैया नहीं भी पता था ना, तो पी वाई क्यू करके चले जाओगे तो पता चल गया कि वो एक ब्रॉड थीम की तरफ जाता है और एनवायरनमेंट वाले मुद्दे पे जाता है। तो साइक्लोन आइक्लोन से उसको इतना मतलब नहीं है, सोलर विंड से मतलब नहीं है, उसको किस चीज़ से दर्द होता है? ग्लोबल वार्मिंग से, पोल्यूशन से, या फिर मरीन इकोसिस्टम में कहीं कोई समस्या ना पैदा हो जाए। ठीक है, तो आज हमने 25 क्वेश्चन तक देखा, हमने 1/4 पार्ट कर लिया, हालांकि हमें समय ज़्यादा लगा, बट ये ज़रूरी भी है ताकि आपको जो एनालिसिस पार्ट है वो समझ में आ जाए, वो चीज़ आपके इनग्रेन्ड हो जाए, और जो एल्गोरिदम है वो आप पकड़ लें, ताकि आपको हेल्प हो सके फ्यूचर अपकमिंग यूपीएससी प्लस 2025 में। ये सीरीज अगर आपने एक बार अच्छे से कर ली ना, ये चीज़ समझ ली कि ये कैसे वर्क करता है ये एल्गोरिदम, तो मैं सच बता रहा हूँ आपका 2025 प्रीलिम्स आप बहुत ही कंफर्टेबली और बहुत ही ईजिली निकालोगे। और 2023 और 2024 के प्रीलिम्स को जब आप साथ में करोगे लाइव, तो आपको खुद दिखेगा कि ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वही चीज़ इंप्लीमेंट करके आपके सारे क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। मतलब मिनिमम 100+ आपका स्कोर होने वाला है। ठीक है, तो आई होप इस सीरीज से आपको कुछ हेल्प हो रही हो। ठीक है, तो आगे हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच।